नमस्ते, मैं नेहा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। आज हम कक्षा 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है आंतरिक व्यापार। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि व्यापार कितने तरीके के होते हैं। जो आंतरिक व्यापार है वह दो प्रकार का होता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार के भी हमने विभिन्न स्वरूप पढ़े कि बड़े पैमाने का जो फुटकर व्यापार है और छोटे पैमाने पर जो फुटकर व्यापार है वह कितने तरीके के होते हैं। तो आज आगे हम देखते हैं कि बड़े पैमाने के जो फुटकर व्यापार हम पढ़ रहे थे उसमें आगे है डाक आदेश फुटकर व्यापार। डाक आदेश फुटकर व्यापार के से क्या मतलब है कि जो इसमें जो व्यापारी है जो अपना विज्ञापन है वह समाचार पत्रों के माध्यम से दे देता है, और जो ग्राहक है उनको पढ़कर यदि उन्हें वह वस्तु की आवश्यकता है तो उसका वह आदेश जो है डाक के माध्यम से दिया जाता है, और डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से जो है वस्तुएं ग्राहक तक पहुंचाई जाती है। तो यह अपने माल का विज्ञापन अखबारों व पत्रिकाओं में देते हैं तथा इनका प्रचार पुस्तकों सूची पत्रों द्वारा करते हैं। एक बार अपना विज्ञापन दे दिया इन्होंने समाचार पत्रों में, इसके बाद जो है इनका जो प्रचार है पुस्तकों में या सूची पत्र में इनके मूल्य के बारे में, इनके विवरण के बारे में जानकारी देते हैं। विज्ञापन को देखकर इच्छुक ग्राहक डाक द्वारा आदेश देते हैं। इसमें इसका नाम ही डाक आदेश फुटकर व्यापार है, यानी जिस ग्राहक ने उस विज्ञापन को देखा और यदि उस वस्तु की उसे आवश्यकता है तो वह उसका आदेश डाक के माध्यम से करता है तथा यह माल को डाक तथा कुरियर के माध्यम से भेज देते हैं। और फिर जो व्यापारी है, जो आदेश आया है डाक के माध्यम से, तो वह माल का जो माल को भेजता है वह डाक के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से भेजता है। इनका भुगतान मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं, मनी ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, इनके माध्यम से जो ग्राहक भुगतान कर देता है, इसके द्वारा विक्रेता अपने माल की बिक्री दूर दराज के ग्राहकों तक कर पाता है। क्योंकि आदेश एक बार विज्ञापन प्रसारित कर दिया, अखबारों में छपवा दिया, अब ग्राहक उसको देखकर क्या देते हैं, आदेश दे सकते हैं। समाचार पत्र दूर दूर तक फैला हुआ रहता है, तो जो बिक्री है वह दूर दराज के क्षेत्रों तक भी हो पाती है। इसका लाभ क्या है? व्यवसाय को प्रारंभ करना कम खर्चीला है। इसमें कुछ स्थापित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राहकों से क्या करना है, आदेश लेना है और उनके माल को भेजना है। तो इसको प्रारंभ करना कम खर्चीला होता है। कम पूंजी का इसमें विनियोग होता है। वस्तुओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, कोई मध्यस्थ नहीं होते हैं। ग्राहक से आदेश लिया जाता है और उस आदेश की पूर्ति कर दी जाती है ग्राहकों को वस्तुएं उपलब्ध कराकर। विक्रेता की पहुंच दूर तक बनती है। जो व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, जो डाक से आदेश ले रहा है, तो उसकी पहुंच क्या बनती है, दूर तक बनती है। दूर जो स्थित ग्राहक है, जो उसके पास नहीं आ सकते हैं, वह भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आदेश दे सकते हैं, डाक के माध्यम से आदेश दे सकते हैं और डाक या कुरियर के माध्यम से वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ही वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कुरियर के माध्यम से घर बैठे ही जो है वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसकी सीमाएं क्या है कि विज्ञापन या मूल्य सूची में दिखाए गए वस्तुओं का आकार, रंग, डिजाइन प्राप्त वस्तु से भिन्न हो सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है कि जो वस्तु विज्ञापन में दिखाया गया है, समाचार पत्रों में दिखाया गया है, उसकी जो रंग है, रूप है, गुणवत्ता है, या जो भी आकार वगैरह है, जिस तरीके से उसे समाचार पत्र में प्रेजेंट किया गया है, क्या वास्तव में वही वस्तु मिल रही है। तो हो सकता है कि जो वास्तविक वस्तु है और जो अखबारों में जो दिखाई गई है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो इस वस्तुएं क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती हैं। ग्राहक व विक्रयकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, क्योंकि डाक द्वारा क्या करता है, ग्राहक आदेश भेजता है और डाक से ही व्यापारी अपने माल की आपूर्ति जो है ग्राहक को कर देता है। तो इसमें ग्राहक और विक्रयकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को, या जो व्यापारी है वह ग्राहक की उसकी संतुष्टि को, उसकी आवश्यकता को नहीं जान पाता है। आदेशित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचने में समय लगता है। अगर दूर से कोई आदेश आया है तो उसको पहुंचाने में समय लगता है, तो ग्राहक को जो अपनी वस्तु प्राप्त करने में क्या लग सकता है, समय लग सकता है। छठा जो इसका प्रकार है वह है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज क्या होता है कि कोई एक
व्यक्ति है या कंपनी है जिसका ब्रांड नेम बहुत फेमस है, तो वह अपने इस नाम को बेचकर और उसकी जो वस्तुएं हैं, माल है, उसको बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देती है और इसके बदले में कुछ मूल्य का भुगतान लिया जाता है, तो इसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइज एक प्रकार की फुटकर व्यापार व्यवस्था है जिसमें दो पक्ष समझौता करते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष को निर्धारित वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने के लिए अधिकृत होता है। दो पक्ष होते हैं, फ्रेंचाइजर होता है और फ्रेंचाइजी होता है। इसमें जो फ्रेंचाइजर है, जो उसकी वस्तुएं हैं, उसकी सेवाएं हैं, वह दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए उसे अधिकृत करता है और जो पक्ष वस्तु व सेवा को विकसित करता है वह फ्रेंचाइजर कहलाता है। यानी जिसकी वस्तु होती है, जिसकी सेवा होती है, जिसने उसे विकसित किया है, वह फ्रेंचाइजर कहलाता है। और फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के उत्पाद को बेचने का अधिकार खरीदती है। जब एक बार उसका नेम फेमस हो गया तो वह अपने इस नाम को दूसरे लोगों को बेच देता है कुछ मूल्य के बदले। तो फ्रेंचाइजर क्या करता है, अपने उत्पाद को बेचने का अधिकार किसी दूसरे पक्ष को दे देता है। जैसे आर्चीज की शॉप है, आर्चीज की जो गैलरी है, जो इसमें जो गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं वो बहुत फेमस हैं। तो आर्चीज ने क्या किया, अपने नाम की फ्रेंचाइजी खोल दी। अलग अलग व्यक्ति जो उसके नाम से शॉप्स खोल सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड है, तो ये सब फ्रेंचाइजी के एग्जाम्पल हैं। फ्रेंचाइज की विशेषताएं क्या हैं? यह फ्रेंचाइजर व फ्रेंचाइजी के बीच निश्चित अवधि का समझौता होता है कि एक समय तक वह उसे फ्रेंचाइजर यह उसे अधिकार देता है कि वह उसके अधिकृत जो उसके अधिकृत माल है, वस्तु है, सेवा है, वह उसको बेच सके। तो एक निश्चित अवधि का यह दोनों के बीच में समझौता होता है। फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर के स्वामित्व के ब्रांड नेम, उत्पाद के उपयोग का, बिक्री का अधिकार मिल जाता है और इसके बदले वह कुछ फीस चुकाता है। जो फ्रेंचाइजी है, जिसने उसका ब्रांड नेम या उत्पाद खरीदा है बेचने के लिए कुछ समय के लिए, तो वह उसके उपयोग का और उसकी बिक्री करने का अधिकार उसे मिल जाता है और इसके बदले में वह फ्रेंचाइजर को कुछ राशि का भुगतान करता है। फीस का भुगतान अनुबंध के अंतर्गत तय अवधि के आधार पर किया जाता है। जो भी उनके बीच में समझौता हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें जो अवधि निश्चित की गई है, मासिक है, साप्ताहिक है, वार्षिक है, जैसे भी उन्होंने अवधि निर्धारित की है, उसके आधार पर यह भुगतान किया जाता है। सभी फ्रेंचाइज दुकानों को पूर्व निर्धारित सजावट, ग्राहकों की सेवा पद्धति व उत्पाद के प्रकार एक समान रखने होते हैं। यानी जो फ्रेंचाइजर का जो उत्पाद है, उसका जो बेचने का जो प्रेजेंटेशन है, वह सभी फ्रेंचाइजी पे क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। फ्रेंचाइज के लाभ क्या है कि फ्रेंचाइजर बिना अतिरिक्त पूंजी लगाए अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है। फ्रेंचाइजर वह व्यक्ति जिसने अपने उत्पाद को बेचने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, तो फिर उसे अपने अतिरिक्त पूंजी लगाने के, मतलब अपना व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उसे पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है। वह अन्य व्यक्ति को इसका अधिकार दे देता है और इससे इसका ब्रांड नेम और उसके उत्पाद की बिक्री जो है आराम से हो पाती है। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के वर्तमान ब्रांड की इत्यादि से लाभ उठा सकता है। फ्रेंचाइजी क्या करता है, जो फ्रेंचाइजर का उत्पाद है, ब्रांड है, उसको जो बेचकर क्या करता है, लाभ उठाता है। फ्रेंचाइजर के नेटवर्क के कारण ग्राहकों को उचित गुणवत्ता व मूल्य वाले उत्पाद विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। क्योंकि फ्रेंचाइजी है, विभिन्न स्थानों पर फैली हुई रहती है और सभी में जो है समान उत्पाद समान मूल्य पर मिलते हैं, समान गुणवत्ता के मिलते हैं। तो ग्राहकों को भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो गुणवत्ता वाले उत्पाद है वो विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। इसके कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं, कमियां हैं इसकी कि फ्रेंचाइजर का फ्रेंचाइजी की गतिविधियों पे पूर्ण नियंत्रण रहता है। क्योंकि वह उसके नाम का उपयोग करता है, उसके उत्पाद की बिक्री करता है, तो फ्रेंचाइजर क्या रखता है, फ्रेंचाइजी की गतिविधियों पे पूर्ण नियंत्रण रखता है ताकि जो उसका नेम है, ब्रांड नेम है, वह खराब ना हो। तो इस पे नियंत्रण किसका रहता है, फ्रेंचाइजर का रहता है। फ्रेंचाइज फीस का भार रहता है। जो फ्रेंचाइजी है उसको एक मूल्य चुकाना होता है फ्रेंचाइजर को, तो ये मूल्य कितना भी अधिक हो सकता है, तो उसका फीस का भार उनके ऊपर रहता है। उपभोक्ता की शिकायतों के निवारणों में कठिनाई, जो उपभोक्ता है अगर उसे किसी उत्पाद के संबंध में दिक्कत है, कठिनाई है, तो वह अपनी शिकायत किसको करे, किस पक्ष को करे, फ्रेंचाइजर को करे या फ्रेंचाइजी को करे। तो उपभोक्ता के सामने भी जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने की कठिनाई होती है।
अब है वितरण में आधुनिक परिवर्तन। वर्तमान में जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ग्राहकों में, विभिन्न तरीके से हो रहा है। वर्तमान समय जो है संचार का है, प्रौद्योगिकी का है, तो विभिन्न परिवर्तन जो बाजार में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष विपणन। प्रत्यक्ष विपणन के अंतर्गत जब विनिर्माता सीधे ग्राहकों को क्या करता है, वस्तुओं की आपूर्ति करता है। वितरण की इस प्रणाली में विनिर्माता मध्यस्थों की श्रृंखला को हटाकर, यानी जो विनिर्माता है, जो पहले थोक व्यापारी को बेच रहा था, फिर वह फुटकर व्यापारी के पास जा रहा था, फिर वह उपभोक्ता के पास जा रहा था, तो इस प्रणाली के अंतर्गत विनिर्माता मध्यस्थों की जो श्रृंखला है उसको हटा देता है और उपभोक्ताओं को सीधे वस्तुएं व सेवाएं बेचता है। मतलब सीधे उनका जो संपर्क स्थापित होता है वह उपभोक्ताओं से होता है। इससे उपभोक्ताओं को भी जो वस्तुओं की प्राप्ति है वह कम मूल्य पर होती है, क्योंकि जो बीच में मध्यस्थ हैं वे हट जाते हैं। और मध्यस्थ क्या करते थे, सभी अपने अपने लाभ की राशि उसकी लागत में जोड़ लेते थे। तो अब जब मध्यस्थ नहीं रहेंगे तो उत्पाद की कीमत भी कम रहेगी। विनिर्माता विज्ञापनों अथवा मूल्य सूची पत्र के माध्यम से उत्पादों की जानकारी ग्राहक को देते हैं। यानी विनिर्माता जब डायरेक्ट प्रत्यक्ष विपणन करते हैं, सीधे ग्राहकों से संपर्क स्थापित करते हैं, तो फिर उन्हें अपने उत्पादों की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचानी होती है। तो वे विज्ञापनों के माध्यम से, या जो मूल्य सूची पत्र है जिसमें मूल्य के बारे में जानकारी होती है, उसके माध्यम से ग्राहकों को अपने वस्तुओं की जानकारी देते हैं। ग्राहक टेलीफोन पर अथवा ईमेल के माध्यम से आदेश देकर कुरियर या डाक के द्वारा उत्पाद की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेते हैं। जब ग्राहक द्वारा जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और जब उन्हें आदेश देना होता है तो वे टेलीफोन पर भी दे सकते हैं, ईमेल कर भी दे सकते हैं। और जो फुटकर जो व्यापारी है, जो विनिर्माता है, वह उस आदेश की पूर्ति कुरियर के माध्यम से वस्तुओं को सुपुर्द करके या डाक के द्वारा उत्पाद की सुपुर्दगी वह देता है। दूसरा जो तरीका है वर्तमान में वह है इंटरनेट विपणन। यानी वर्तमान में जो ऑनलाइन जो तरीका है, जो विभिन्न कंपनीज की वेबसाइट है, वहां जाकर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न अलग अलग तरीके के उत्पाद देख सकते हैं। एक ही उत्पाद की क्या है, विभिन्न ब्रांड है, किस्में हैं, तो उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। रंग, रूप, डिजाइन के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है ग्राहक, और इंटरनेट के माध्यम से भी आदेश देकर उत्पाद की सुपुर्दगी ले सकता है। कंप्यूटर व इंटरनेट के व्यापक उपयोग के कारण उत्पादक अपने वेबसाइट के माध्यम से वस्तुओं का विक्रय कर सकता है। यानी यह स्वयं की वेबसाइट बनाकर, या वर्तमान में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपने वस्तुओं को उपलब्ध करवाकर वह वस्तुओं की बिक्री कर सकता है। उपभोक्ता भी कहीं भी और किसी भी समय वस्तुओं को क्रय करने का आदेश दे सकता है। इंटरनेट के माध्यम से वह कहीं भी विश्व के किसी भी स्थान पर जो है वस्तुओं को देख सकता है, उनकी तुलना कर सकता है, उनका चयन कर सकता है और किसी भी समय वह आदेश दे सकता है। लेकिन इस वितरण पद्धति की एक कमी यह है कि उपभोक्ता उत्पाद का केवल प्रतिरूप ही देख सकता है, वास्तविक उत्पाद को नहीं देख पाता है और ना ही उसकी जांच कर सकता है। हर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसकी एक कमी तो ये रहती ही है कि जो उत्पाद है, उपभोक्ता जो उस उत्पाद को कंप्यूटर के माध्यम से देख पाता है, उसकी गुणवत्ता को वह नहीं देख पाता, उसे छूकर नहीं देख पाता, उसके आकार को वह देख सकता है, लेकिन वास्तव में जब वस्तु प्राप्त होती है तो क्या वही वस्तु वह रहेगी, इसकी पूरी श्योरिटी नहीं होती है, तो वह उसकी जांच नहीं कर सकता, उसको वास्तविक रूप से देख नहीं सकता है। टेलीविपणन का मतलब है टेलीफोन के माध्यम से अपने वस्तुओं की बिक्री करना। तो कुछ उत्पादक और विनिर्माता उपभोक्ता से टेलीफोन पर संपर्क करते हैं, उन्हें उत्पाद और उसके उपयोग के बारे में बताते हैं। टेलीफोन करके ग्राहकों से जो अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं कि वह उत्पाद उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है और उसके उपयोग करने के तरीके को भी वह बताते हैं। इस विधि का अधिकांशतः उपयोग क्रेडिट कार्ड बेचने व क्लबों की सदस्यता लेने के लिए किया जाता है। जब कई बार हमने देखा होगा क्रेडिट कार्ड बेचने वाली कंपनियों के खुद फ़ोन आते हैं और वे ग्राहकों को फ़ोन करके अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं कि उसके क्या प्रॉफिट्स हैं, आपको क्यों लेना चाहिए। और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के क्लब हैं, उनकी क्लब की सदस्यता प्राप्त करने के लिए, अपनी सदस्यता को बेचने के लिए वे ग्राहकों को फ़ोन करते हैं। तो इसके माध्यम से वे क्या करते हैं, अपने वस्तुओं की बिक्री, अपनी सेवाओं की बिक्री करते हैं। यदि ग्राहक
वस्तु का क्रय कर, यदि ग्राहक चाहता है उस वस्तु को क्रय करना तो वह उस वस्तु को कुरियर अथवा डाक से भेज देते हैं। यदि वह जैसे क्रेडिट कार्ड वाले हैं, अगर वह चाहते हैं उस कंफर्म हो गया तो फिर वो कंपनी क्या करेगी, उस वस्तु को, उस क्रेडिट कार्ड को कुरियर के माध्यम से या डाक के माध्यम से अपने ग्राहक को पहुंचा देती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं वाणिज्य एवं उद्योग संघ। ये क्या है, यह एक व्यापार संगठन है जो व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शिक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यावसायिक लोगों का स्वयंसेवी संगठन है। क्षेत्र या देश विशेष में विनिर्माता, व्यापारी तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग इस संगठन के सदस्य होते हैं। जो ये विनिर्माताओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा या जो अन्य जो व्यवसायी हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया यह एक स्वयंसेवी संगठन है और देश विदेश में विभिन्न जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए इसे स्थापित किया गया है। इसका गठन इसके सदस्यों के सामान्य व्यावसायिक हितों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है। जो भी इसके सदस्य हैं तो उनके हितों की रक्षा करना इसका कर्तव्य होता है, काम करता है। यह देश में वाणिज्य व उद्योग को बढ़ावा देता है और यह गैर लाभकारी संगठन है, मतलब नॉन प्रॉफिट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है, जो देश है उसमें अपने जो उनका जो वर्ग है वाणिज्य और उद्योग उसको बढ़ावा देना होता है, उसके लिए स्थापित किया गया ये एक संगठन है जो उद्योगों के बारे में, वाणिज्य के बारे में लोगों को जागरूक करता है, शिक्षण प्रशिक्षण देता है और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये शिक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, व्यापार मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन करता है जिसमें विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग व्यापारी आते हैं, अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। ये अनुसंधान करवाता है, बाजार की गतिविधियों का अनुसंधान करता है, सदस्यों के व्यापार चिन्हों, पेटेंट्स का संरक्षण करता है कि जो पेटेंट मिला है, जो चिन्ह है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका अनुचित उपयोग नहीं किया जाए। सदस्यों का सरकार के सामने प्रतिनिधित्व करता है और जो उसके सदस्य हैं अगर व्यापारियों के खिलाफ कोई गलत जो नियम कानून है तो उनका प्रतिनिधित्व भी यह इस संघ के द्वारा किया जाता है। अब आंतरिक जो व्यापार है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स काम में लिए जाते हैं, कुछ दस्तावेज काम में लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है काल्पनिक बीजक। काल्पनिक बीजक एक ऐसा प्रलेख होता है जिसमें जिस वस्तु का आदेश दिया गया है उस वस्तु से संबंधित संपूर्ण जानकारी रहती है और यह वास्तविक बिल से पहले बनाया जाता है। तो यह वह दस्तावेज है जो वास्तविक विक्रय से पूर्व भेजा जाता है, मतलब अभी विक्रय नहीं हुआ है लेकिन ये काल्पनिक बीजक बना के तैयार किया गया है कि इस वस्तु का आदेश दिया गया है, इतनी मात्रा है, उसका इतना गुण होना चाहिए, यह मूल्य होना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें पूरी जानकारी रहती है। यह क्रेता द्वारा जिन वस्तुओं का क्रय किया गया है उसके भुगतान की राशि के संबंध में बताता है। यह निम्न स्थितियों में भेजा जा सकता है। माल प्रेषण के आधार पर भेजा गया हो, कंसाइनमेंट गया हो माल का, तो उसके आधार पर जो भेजा जाता है तो पहले एक काल्पनिक बीजक बना के दिया जाता है। जब आपूर्तिकर्ता भुगतान माल के लदान से पूर्व चाहता है, जब आपूर्तिकर्ता है, विक्रेता है, वह चाहता है कि जो भुगतान है वह माल को भेजने से पहले ही मिल जाए तो फिर एक वे काल्पनिक बीजक बना के क्रेता को भेज देता है। फिर बीजक एक वास्तविक बीजक होता है जो वास्तविक जो माल का आदेश है उससे संबंधित जो जानकारी है वह इसमें होती है। तो काल्पनिक बीजक की वास्तविक बीजक से क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है और यदि कोई कमी होती है तो उसका पता चल जाता है। यह दस्तावेज विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की आपूर्ति के पश्चात भेजा जाता है। वो जो काल्पनिक था वो माल की आपूर्ति से पहले उसने बनाया था, लेकिन ये जो दस्तावेज है जब माल की आपूर्ति विक्रेता कर देता है तो उसके बाद ये भेजा जाता है। इस दस्तावेज में माल का पूरा विवरण है कि माल कौन सा माल है, किस क्वालिटी का है, कितनी मात्रा है, उसका मूल्य क्या है, उसकी मात्रा, उसके विक्रय की दर व भुगतान की शर्तों को यह दर्शाता है कि भुगतान की जो भी शर्तें डिसाइड की गई है क्रेता और विक्रेता के मध्य, इन सब की जानकारी जो बीजक में रहती है। बीजक के कार्य निम्न है कि बीजक क्यों बनाया जाता है। क्रेता के आदेश और आपूर्ति के मध्य मिलान, जो क्रेता ने आदेश दिया था और जो आपूर्ति की गई है वह क्या सही है, दोनों की जो आदेश की मात्रा है, मूल्य है वह सही है, इस बात की मिलान करता है। और यह लेन देनों के अभिलेखन का आधार है। ये जो भी हम जो रिकॉर्ड रखते हैं
तो रिकॉर्डिंग बीजक के माध्यम से ही किया जाता है, चाहे क्रेता द्वारा अपने अकाउंट्स बनाने हो या विक्रेता द्वारा अपने अकाउंट्स बनाने हो, तो वह जो अपने जो रिकॉर्ड रखता है वह इन बीजक के माध्यम से ही रखता है, उसके आधार पर ही अभिलेखन करता है। फिर होता है डेबिट, एक नामपत्र होता है। यह क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा बनाए जाने वाले विलेख होते हैं, इसे डेबिट नोट भी कहा जाता है। मतलब कोई भी पक्ष इसे बना सकता है, क्रेता पक्ष भी बना सकता है या विक्रेता पक्ष भी इसे बना सकता है। विक्रेता द्वारा कब ये बनाया जाता है, कौन सी परिस्थिति होती है जब विक्रेता द्वारा नामपत्र क्रेता को भेजा जाता है कि बीजक में माल का मूल्य कम हो। जो बीजक बना के भेजा गया है, यदि बाद में पता चलता है कि उसमें माल का मूल्य कम लगाया गया था, तो फिर वह नामपत्र जो है क्रेता को भेजता है। जब बीजक में वर्णित वस्तुओं से अधिक वस्तु भेज दी गई है, जो बीजक में माल की जो मात्रा निर्धारित की गई थी, यदि उससे अधिक वस्तु भेज दी गई है, तो फिर वह नामपत्र क्रेता के पक्ष में लिखता है। क्रेता नामपत्र को किन परिस्थितियों में भेजता है कि जब बीजक में मूल्य बढ़ाकर लगा दिया है। मान लीजिए जो विक्रेता है उसने जो मूल्य बढ़ाकर जो माल भेजा है, वो जो मूल्य निर्धारित किया गया था उससे अधिक मूल्य अगर उसने बढ़ाकर दिया है, तो फिर क्रेता क्या करेगा, नामपत्र लिखेगा विक्रेता के नाम पे। जब विक्रेता से कुछ वस्तुएं भेजने से रह गई हों, और जब विक्रेता तो कब भेजता है कि जब उसने अधिक वस्तु भेज दी है, क्रेता कब भेजेगा कि जब उससे कम वस्तुएं प्राप्त हुई है, विक्रेता ने जो आदेश की मात्रा थी उससे कम मात्रा में वस्तुओं को भेजा है, तो क्रेता पक्ष क्या करेगा, विक्रेता पक्ष को नामपत्र भेजेगा। ये होता है जमा पत्र, क्रेडिट नोट। यह पत्र भी क्रेता अथवा विक्रेता दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है। यह भी दोनों पक्ष द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाता है, यानी जिसको जो भी इसे बनाता है, मान लीजिए विक्रेता पक्ष बनाता है तो क्रेता पक्ष प्राप्त करता है, क्रेता पक्ष बनाता है तो विक्रेता पक्ष प्राप्त करता है। तो जो भी प्राप्त करता है इस नोट का, उसे सूचित किया जाता है कि उसके खाते के जमा में लिखित राशि निम्न कारणों से लिख दी गई है, यानी उसके खाते को जमा कर दिया गया है। और उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि विक्रेता द्वारा क्रेता को जमा पत्र भेजना। पहली परिस्थिति क्या है कि विक्रेता कब क्रेता को जमा पत्र भेजेगा, जब क्रेता ने माल वापस किया हो या बीजक में लिखी वस्तु से कम वस्तु भेजी हो। जब क्रेता ने माल, दो परिस्थितियां हैं, जब विक्रेता क्रेता को कब जमा पत्र भेजेगा, जब क्रेता ने क्या कर दिया है, जो माल मिला है उस माल को वापस कर दिया है, और जो बीजक में लिखी वस्तु है उस वस्तु से कम वस्तु अगर भेजी है। फिर क्रेता द्वारा विक्रेता को जमा पत्र भेजना, कि क्रेता कब भेजेगा विक्रेता पत्र को जमा पत्र, कि जब विक्रेता ने गलती से बीजक में दर्शाए गए माल से अधिक माल भेज दिया गया है। जब क्रेता ने जो बीजक में माल की मात्रा दर्शाई गई थी उससे अधिक माल अगर क्रेता को भेज दिया है, तो फिर क्रेता पक्ष क्या करेगा, विक्रेता को जमा पत्र लिखेगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य नहीं लगाया है, यदि विक्रेता ने किसी वस्तु का मूल्य नहीं लगाया है, तो भी क्रेता द्वारा जमा नोट लिखा जाता है। एक लास्ट है लॉरी प्राप्ति रसीद। ये क्या होती है, ये कौन सा दस्तावेज जो तैयार करना होता है, जब माल ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा भेजा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के ट्रक वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनके द्वारा जब ये माल भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी एक लॉरी रसीद जारी करती है, एक रसीद जारी करती है जिसे लॉरी रसीद कहते हैं। और इसमें क्या क्या जानकारी होती है कि कौन से ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा गया है, तो ट्रांसपोर्टर का नाम होता है, उसका पता होता है और उसका फोन नंबर होता है। फिर दूसरा होता है किसने भेजा है, तो माल भेजने वाले का भी नाम होता है, पता होता है, फोन नंबर होता है, और जो क्रेता पक्ष है जिसको मिलेगा उसका भी नाम, पता व फोन नंबर होता है। यानी तीनों की जानकारी इस लॉरी प्राप्ति रसीद में होती है। तो आज हमने जो फुटकर व्यापार है, जो उनके अन्य स्वरूप है उसके बारे में देखा, और जो आंतरिक व्यापार में जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज काम में आते हैं उनके बारे में जाना। थैंक यू।